नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सांसद महाबली सिंह एनडीए के नेताओं से की मुलाकात, लोगों की परेशानियों से हुए रूबरू, कार्यकर्ताओं से लोगों को वैक्सीन देने के लिए किया जागरूक। सदर अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट, तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लगाया गया प्लांट। अस्पताल में लगाया गया 2 ऑक्सीजन प्लांट। बिहार में हुआ अनलॉक 2 का आगाज, आज से खुली शहर की व्यावसायिक दुकानें। अनलॉक 2 का आगाज होते ही लोगों में मिले राहत। और सिमडेगा उपायुक्त पहुंचे कुरडेग प्रखंड, मनरेगा के तहत निर्मित शेड में की बैठक, गांव के विकास के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री रामेश्वर उरांव के दिल्ली दौरे से सूबे में कयास तेज हो गए हैं। झारखंड कैबिनेट में फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्री बादल पत्रलेख को रिप्लेस करने के लगाए जा रहे हैं कयास। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की जगह किसी और चेहरे को ला सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री रामेश्वर उरांव दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि झारखंड कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कांग्रेस कोटे के मंत्री बादल पत्रलेख को रिप्लेस करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बादल पत्रलेख की जगह किसी और के चेहरे को लाने की खबर सामने आ रही है सूत्र के हवाले से। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री रामेश्वर उरांव, और बड़ा कयास ये लगाया जा रहा है कि कृषि मंत्री को बदला जा सकता है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? निश्चित तौर पे पूजा, अगर आप इस पूरी अटकलों को अगर समझे तो निश्चित तौर पे अगर झारखंड की बात करें अभी, तो झारखंड में फिलहाल ये अटकलें तेज है, अटकलों का बाजार गर्म है कि शायद कांग्रेस कोटे से मंत्री बादल पत्रलेख को रिप्लेस कर सकती है कांग्रेस, चूंकि इसके पहले भी ये आवाज उठती रही है। लेकिन ये कहीं न कहीं ये बड़ा फेरबदल जो है, लगातार इस बात का कयास पिछले 2-3 महीनों से लगाया जा रहा था। अब चूंकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रामेश्वर उरांव पहुंचे हैं दिल्ली, और इस दरमियान जो है रामेश्वर उरांव वेणुगोपाल जी से मुलाकात भी किए हैं, चर्चाएं हो रही हैं। और निश्चित तौर पे जो इन चर्चाओं की अगर बात करें तो इस पर फिलहाल कोई भी अभी कुछ बोलने से बचता नजर आ रहा है। कल खुद बादल पत्रलेख से जब इस मामले पर सवाल किया गया था तो वो कुछ भी कहने से चुप्पी साध ली थी। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस के और भी कई नेता जो है, कोई भी इस पर कुछ खुल करके बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अंदर खाने की खबर की बात करें तो बादल पत्रलेख के कामकाज को लेकर के पार्टी के अंदर सवाल उठता रहा है। ये भी कहा जा रहा था कि आरपीएन सिंह ने जो भरोसा उन पर दिखाया था, वो उस भरोसे पर बादल पत्रलेख शायद खरा नहीं उतर पाए, और यही वजह है कि उन्हें रिप्लेस करने की बातें आ रही हैं। आपको लगातार इरफान अंसारी की बात करें तो वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाते रहे हैं, बन्ना गुप्ता को रिप्लेस करने की भी बात वो करते रहे हैं। तो ये जो 2 सीटें थी, 2 जो मंत्री पद है, स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री का, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता, लगातार इस बात की चर्चा कांग्रेस के अंदर जो है होती रही है कि शायद इन दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि एक मंत्री को रिप्लेस करना है तो बादल पत्रलेख को शायद रिप्लेस करके, सूत्रों की माने तो इन्हें पार्टी का प्रभार जो है वो सौंपा जा सकता है, संगठन में उन्हें लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये सब अटकलें हैं, क्योंकि कई कांग्रेसी लीडरों से जब हम लोगों ने बातचीत की तो सीएलपी लीडर अभी फिलहाल झारखंड में है, और बिना सीएलपी लीडर के फिजिकली दिल्ली में जब तक वो मौजूद नहीं होंगे और तब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। लेकिन सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन कायदे से कांग्रेस में इस तरह के फैसला जब भी हुए हैं तो राज्य में प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर, इन दोनों की मौजूदगी में ही इस तरीके का कोई फैसला हुआ है जब मंत्री को रिप्लेस किया गया है। लेकिन सीएलपी लीडर फिलहाल झारखंड में है, रामेश्वर उरांव दिल्ली में मौजूद है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं, हो सकता है उनसे राय ली जा सकती है, राय शुमारी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के दिल्ली की जो खबर है वो व्यक्तिगत दौरा बताया जा रहा है, निजी कारणों से वो दिल्ली गए हैं। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच
कहीं न कहीं पूजा अटकलों का बाजार गर्म है और बादल पत्रलेख फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कांग्रेस के कोई भी नेता इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन चर्चा की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे ये चर्चा झारखंड की सियासत में शुरू हो गई है। फेरबदल झारखंड कैबिनेट में हो सकता है। हालांकि 12वें मंत्री की अगर बात करें, कायदे से 12 मंत्रियों का होना जरूरी है मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन फिलहाल अभी तक 11 मंत्री ही हैं। तो ऐसे में जो 12वां मंत्री होगा, क्या वो कांग्रेस से होगा या जेएमएम से होगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो जिस तरीके की बातचीत है, उस हिसाब से कांग्रेस के पास 4 मंत्रिमंडल के लोग होंगे और जेएमएम की अगर बात करें तो 6 ऑलरेडी उनके पास है, और 7वां मंत्री की भी अगर बात करें तो वो शायद जेएमएम अपने पास रखना चाहेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी 5वें मंत्री पद के लिए जो 12वां मंत्री होगा वो अपने कोटे से करना चाहता है। तो ये जो चर्चा है, इस पर कहीं न कहीं जो है राजकुमारी केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसके साथ होना है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद है। शायद 12वें मंत्री को लेकर के भी कांग्रेस के आलाकमान और उनके लीडरों से चर्चा हो, लेकिन रिप्लेसमेंट की अगर जहां तक बात है तो बादल पत्रलेख के रिप्लेसमेंट की खबर अब जोरों पर है। सूत्रों की माने तो लगभग उनका जाना तय भी माना जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण होगा पूजा कि अब यहां से सूबे की सियासत में कितनी बदलाव होती है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ बातें बादल पत्रलेख को लेकर के कहना चाहूंगा। बादल पत्रलेख जब से मंत्री पद उन्होंने संभाला है, कृषि पशुपालन विभाग उनके पास है, बहुत सुलभ मंत्री हैं, जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं, लगातार जो है अपने कामकाज के लिए जाने जाते रहे हैं, वो लोगों के बीच बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो जो एक मंत्रियों का एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड बादल पत्रलेख के अंदर नहीं दिखता है। बादल पत्रलेख आसानी से कहीं पर भी लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा जब वो अपने कंधों पर लाश ढो रहे थे, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की छवि बादल पत्रलेख की है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि कांग्रेस इसमें क्या कुछ बदलाव कर सकती, क्या वाकई कांग्रेस चेहरा बदलना चाहती है, क्योंकि ये तो पूर्ण कांग्रेस का फैसला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो केवल राजकुमारी इसमें जो भी है सलाह दे सकते हैं, लेकिन फैसला अल्टीमेट जो है आखिरी में कांग्रेस आलाकमान को ही लेना है। और जहां तक बादल पत्रलेख की छवि की बात करें तो निश्चित तौर पे एक साफ सुथरी छवि है और पूरे कैबिनेट में एक अलग पहचान बादल पत्रलेख जरूर रखते हैं। देखने वाली बात होगी कि यहां से कांग्रेस क्या वाकई बादल पत्रलेख को बदल करके किसी और चेहरे को जगह देती है। 2-3 चेहरे हैं, उसका नाम भी गिनाना मैं चाहूंगा। एक तरफ दीपिका सिंह पांडे और दूसरी तरफ अनूप सिंह, ये 2 लोगों का चर्चा जो है वो जोरों पर है। हालांकि ये बात लगभग तय है कि अगर बादल पत्रलेख को रिप्लेस किया जाता है तो किसी न किसी जनरल जो है प्रत्याशी उसी को लाया जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी से जो लोग होंगे वो बादल पत्रलेख चूंकि एक ब्राह्मण चेहरा थे, तो ऐसे में कांग्रेस समीकरण जिस तरीके से बैठाएगा, हो सकता है कि जो जनरल कैटेगरी के जो नेता हैं फिलहाल कांग्रेस में, तो उसमें अगर चर्चा करें तो दीपिका सिंह पांडे और अनूप सिंह दोनों ही इस रेस में बने हुए हैं। अब यहां से देखने वाली बात होगी कि वाकई अगर रिप्लेसमेंट होता है तो चेहरा किसे बनाया जाएगा दूसरा। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा अगर दिल्ली में मौजूद है तो ये जो 12वां मंत्री पद है, ये 12वां मंत्री पद किसके कोटे में जाएगा, जेएमएम के कोटे में या फिर कांग्रेस के कोटे में, ये बड़ा सवाल है। इस पर भी चर्चा होनी है। या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना जो 12वां मंत्री पद है उसको बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री का एकाधिकार होता है कि वो अपने कैबिनेट में कितने लोगों को जगह देंगे। हालांकि मिनिमम 12 कायदे से अगर संविधान के हिसाब से चीजें बिल्कुल इस दौरान तो 12 मंत्रियों की जरूरत तो नहीं है। जिस प्रकार से आपने बताया कि ऐसा हो सकता है कि 12वें पद के लिए किसी नए उम्मीदवार का चेहरा सामने देखा जा सकता है, जहां एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फेरबदल कैबिनेट बैठक के दौरान होना है और मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई नया विधायक का चेहरा सामने आ सकता है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके की महत्वाकांक्षा देखने को मिलती रही है, आपने देखा होगा कि खुल करके इरफान अंसारी बोलते रहे मंत्री पद के लिए, और जहां तक दीपिका सिंह पांडे की बात करें या फिर अनूप सिंह की बात करें, सब लोग अपना अपना समीकरण कहीं न कहीं अब इस फेरबदल में तलाश रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि पूर्व की जो रघुवर सरकार राज्य में रही वो भी 5 सालों का जो कार्यकाल पूरा किया वो भी 11 मंत्रिमंडलों के साथ उन लोगों ने पूरा किया था। तो जरूरी नहीं है कि हेमंत सोरेन 12वें मंत्री पद के लिए तैयार हो जाए, या फिर अगर 12वां मंत्री पद तैयार होता भी है, 12वें मंत्री पद के लिए किसी को शपथ दिलाई भी जाती है, तो वो मंत्री होगा कौन? क्योंकि 2 का फासला जरूरी है। यहां से अगर कांग्रेस को ये 12वां मंत्री पद मिलता है तो कांग्रेस 5 मंत्रिमंडल में 5 हो जाएंगे और जेएमएम 6 और इसके अलावा 1 राजद। तो अब ये यहां से विषय महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या जो 12वां मंत्री पद है उसके लिए आगे जाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या इसमें कोई चर्चा होती है, या फिर बादल पत्रलेख को जो रिप्लेस करने की बात कही जा रही है, ये रिप्लेसमेंट में कांग्रेस अपनी तरफ से अब किस विधायक को जगह देगी, किस विधायक को सामने लाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इन सब के बीच निश्चित तौर पे झारखंड की सियासत में एक बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद जरूर दिखती है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आखिर दिल्ली दौरा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कुछ रंग लाता है, क्या कुछ फेरबदल किए जाएंगे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, और 12वें पद के लिए आखिर किसे चुना जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए यारों, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेकिंग के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एलजेपी सांसद पशुपति पारस और प्रिंस राज के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। धारा 420, 406/34 के तहत मुजफ्फरपुर के कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार ने दर्ज कराया है केस। मामला 21 जून को होगी मुजफ्फरपुर कोर्ट में सुनवाई। मामले में 21 जून को मुजफ्फरपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। एलजेपी सांसद पशुपति पारस और प्रिंस राज के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार ने ये केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि धारा 420, 406/34 के तहत मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है। 21 जून को मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। औरंगाबाद के दाऊदनगर में काराकाट सांसद महाबली सिंह ने सिंचाई विभाग के आईबी में एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जन समस्याओं को भी सुना। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से कहा कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करें। आपको बता दें कि कुछ लोग अफवाह में पड़कर गुमराह हो रहे हैं। ऐसे लोगों को एनडीए कार्यकर्ता घूम घूम कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण ही सबसे मजबूत हथियार है, ये बताया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण काफी जरूरी है। वहीं सांसद ने कहा कि बिहार में नल जल योजना का काम करीब 90% से भी ज्यादा पूरा हो चुका है।
वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कार्य एजेंसी को हर हालत में नल जल का काम करना है। जो एजेंसी काम नहीं करेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि 2020-21 का सांसद निधि का फंड सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए भेज दिया है। सांसद निधि के पैसे से कोरोना महामारी के दौरान मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। समस्याएं तो अनंत है, एक समस्या होता है, दूसरा समस्या हाजिर रहता है, लेकिन जो भी जनता की समस्या होती है उन समस्याओं को हम लोग समाधान करने की कोशिश करते हैं और समाधान भी होता है। अभी आप लोगों के आपके यहाँ दाऊदनगर में प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है, शायद ये चर्चा हो रही है कि वो अनुमंडल में शिफ्ट करने के लिए, सदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए हो रहा है, लेकिन जनता का मांग है कि नहीं वहाँ वहीं पर रहे। हम लोग तो जो भी सरकार काम करती है जनता के हित के लिए काम करती है, अगर जनता के हित में वहाँ रहना जरूरी है। बात बेगूसराय की करेंगे, जहां पर तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सदर अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाया गया है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में 100 बेड के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन निर्बाध रूप से मिलता रहेगा। इसलिए 2 ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल में लगाए गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर बरौनी फर्टिलाइजर HURL के द्वारा CRS फंड से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। वहीं डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए इस ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया। इससे सदर अस्पताल में 50 बेड पर कोरोना मरीजों को 24 घंटे निर्बाध रूप से ऑक्सीजन मिलता रहेगा। इसके साथ ही 50 बेड ICU वेंटिलेटर रखा गया है। बता दें कि सदर अस्पताल अब पूरी तरह से 100 बेड पर ऑक्सीजन देने के लिए खुद सक्षम हो गया है। और बिहार में आज से अनलॉक 2 का आगाज हो गया है और नई गाइडलाइन के तहत आज से शहर की व्यावसायिक दुकानें खुलेंगी। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शहर की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं अनलॉक 2 का आगाज होते ही लोगों को खूब राहत मिल रही है, साथ ही बाजार की रौनक भी बढ़ गई है। बाजार में कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन किया जा रहा है। हर तरफ उत्साह का आलम है। वैसे कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता का भी ख्याल रखना लाजमी है। इसके साथ ही मोकामा शहर में तगड़ी प्रशासनिक व्यवस्था के चलते भी लोगों में गाइडलाइन का पालन करने की होड़ है। और बिहार में आज से अनलॉक 2 का आगाज हो गया। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर अब व्यावसायिक दुकानें भी खुल सकेंगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शहर की दुकानें खुलेंगी। राज्य सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि जो भी व्यावसायिक दुकानें हैं वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकती है, जिसके कारण काफी ज्यादा बाजार में हलचल और चहल पहल देखने को मिली। लोगों के बीच उत्साह देखने को मिला और खासकर जो व्यवसाय थे, जो दुकानदार थे, उनके बीच खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि इस कोरोना काल में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था और आर्थिक तंगी से भी वो काफी ज्यादा जूझ रहे थे। ऐसे में दुकानदारों की मांग थी कि जल्द से जल्द दुकानों को खोला जाए और इसी के तहत जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए, सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। अनलॉक 2 की घोषणा करते हुए दुकानदारों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। और उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव ने सिमडेगा जिले के कुडेक प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेजराकानी गांव के ग्रामीणों संग मनरेगा के तहत निर्मित शेड में बैठक की। आपको बता दें कि उपायुक्त ने गांव में विकास के लिए बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को लेकर काम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी आवश्यक समस्याओं का प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित करने के निर्देश दिए गए। वहीं उपायुक्त ने योजनाओं के अनावरण के क्रम में जल संचयन और बेहतर सिंचाई सुविधा बहाल की दिशा में किए जा रहे काम का पैदल जायजा लिया।
सिमडेगा की एक खबर, जहां पर उपायुक्त सुशांत गौरव ने सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेजराकानी गांव में ग्रामीणों संग मनरेगा के तहत निर्मित शेड में बैठक ली और साथ ही गांव के विकास के लिए बिजली पानी बहाल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा खुद पैदल चलकर लिया। अपने आप में बहुत फेमस है राइस प्रोडक्शन के लिए, तो इस हेतु जो पानी का जितना जमाव होगा धान की खेती उतनी अच्छी होगी। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे सबसे मूलभूत संरचनाएं हैं, उसमें सबसे प्राथमिकता पर आता है हमारा जो डैम बना हुआ है। इसी डैम के आधार पर पुराने समय से यहाँ बहुत अच्छी खेती की गई है। तो कुछ डैम में जो है उसको बेसिक मरम्मती की कमी के कारण जो है उससे उतना लाभ लोगों को नहीं मिल रहा था, उस खेती को नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए। इस तरह 3 बहुत प्रमुख डैम, गिरांग डैम, पक्का बांध और बथान टोली, ये तीनों का जीर्णोद्धार करीब 25-25 लाख से और बथान टोली का 12 लाख से जो है जीर्णोद्धार का योजना लिया गया है। आशा करते हैं कि इसके आने वाले कई वर्षों तक हम लोग यहाँ पर धान की खेती को बढ़ावा दे सकेंगे। और बोकारो के 3 अस्पताल पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग थानों में एक एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इन अस्पतालों पर आरोप है कि इन्होंने कोरोना संक्रमण काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन में गड़बड़ी करते हुए मरीजों के परिजनों से पैसे वसूलने का काम किया है। वहीं इन तीनों अस्पताल के खिलाफ मरीजों के परिजनों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन में पैसा वसूलने की शिकायत की है। इस शिकायत के आधार में ड्रग इंस्पेक्टर ने अस्पताल की जांच की, जिसमें रेमडेसिविर के स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी और मरीजों के परिजनों से पैसे वसूलने की बात सामने आ गई थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसी आदेश के आधार पर अस्पताल के खिलाफ आपदा प्रबंधन आवश्यक वस्तु अधिनियम और क्लिनिकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बोकारो जिले की एक खबर, जहां पर 3 अस्पतालों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि जब कोरोना काल था, लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा था। उस दौरान ये 3 अस्पताल ऐसे थे जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही थी और जो मरीज के परिजन थे उनके द्वारा थाने में काफी ज्यादा नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि इन 3 अस्पतालों द्वारा उनसे पैसा वसूला जा रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर। जैसा कि आपको पता है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किया गया था, जिस ऑडिट में ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में पाया गया कि कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शंस की जो अलॉटमेंट है उसमें कहीं कहीं कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेटा का संधारण नहीं कर पाए थे। जब यह बात प्रकाश में आई तो स्वास्थ्य विभाग रांची के द्वारा जिला प्रशासन पर आगे इन्वेस्टिगेशन कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। उसी के आलोक में नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर जो है वो हम लोग पुलिस इंक्वायरी के लिए इसको भेज दिए हैं। और देवघर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री कल रात देवघर प्रखंड के स्थाली गांव पहुंचे, जहां उपायुक्त ने गांव के करीब असहाय और जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री बांटी। वहीं सामग्री वितरण के दौरान उन्होंने लोगों से उनके स्वास्थ्य की हालचाल भी जाना। इसके साथ ही उपायुक्त ने लोगों को जागरूक कर कहा कि सभी लोग टीकाकरण जरूर करवाएं और उपायुक्त ने लोगों से बातचीत करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया लोगों को। आपको बता दें कि उपायुक्त ने बाल विवाह और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं उन्होंने लोगों से वैक्सीन से जुड़े गलत अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। देवघर की ये खबर, जहां पर देवघर उपायुक्त वहां पहुंचे हैं और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया और कोरोना वैक्सीन लेने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया गया। और मुजफ्फरपुर जंक्शन स्थित 1 नंबर प्लेटफॉर्म के रेलवे लाइन पर जमा बरसात के पानी में मछली पल रही है और यात्री मछली को बिना देखे प्लेटफॉर्म से नहीं गुजरते हैं। वहीं ट्रैक पर पल रही मछली यात्रियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इसी बीच एक कर्मी ने कहा कि पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के बाद मछली बाहर के नाले से जंक्शन परिसर में आ गई। बता दें कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 के ट्रैक पर लगभग 6 महीने से जल जमाव है और करीब 1-2 साल पहले
कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में प्लेटफॉर्म संख्या 1 की लाइन को उखाड़कर फिर से करोड़ रुपए की लागत से नई लाइन का निर्माण किया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। वहीं ट्रैक पर जल जमाव होने के चलते सफाई कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मछली के लाइन पर आने के बाद अधिकारियों को जानकारी दी गई है। और मधेपुरा की एक खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के एएनएम को ट्रांसफर के लिए जरूरी सीएम के फॉरवर्डिंग लेटर में अवैध वसूली का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि कैमरे से अलग डर कर एएनएम और उनके परिजन इस वसूली की बात को स्वीकार करते हैं। हाँ, वही लोग बस ट्रांसफर कराने के लिए अपने माने मेरा उसमें फॉरवर्डिंग चाहिए, काउंटर चाहिए, इसलिए लोग आया हुआ बताया जा रहा है सर, जो फॉरवर्डिंग के नाम पर 5-5 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। तो वही वाला कहता है झूठ से टोकरा झूठ बात है। चलिए, इसके साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।